नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। नए साल की शुरुआत हो चुकी है। 2025 में हम सब पहुंच चुके हैं। लेकिन 2025 के आते आते इस साल बहुत से चुनाव लगे हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत होगी दिल्ली के विधानसभा चुनावों की। दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासत अपनी जोर पकड़ती जा रही है और तमाम काफी सारी पार्टियां पूरी जोर आजमाइश पर लगी हुई हैं। लेकिन इस नए साल की शुरुआत होते होते चिट्ठी बम बहुत सारे फोड़े जाने लगे हैं। सबसे पहले चिट्ठी अरविंद केजरीवाल ने साल की शुरुआत होते ही संघ प्रमुख को लिखी। उसके बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने एलजी को चिट्ठी लिखी और उसी के साथ बीजेपी की ओर से भी यानी एक चिट्ठी लिखी गई है शिवराज सिंह की ओर से। शिवराज सिंह ने दिल्ली में किसानों की स्थिति को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को चिट्ठी लिखी है। आतिशी ने उस चिट्ठी का जवाब भी दिया है और अब दिल्ली के चुनावों में दाऊद की एंट्री भी हो गई है। इस तमाम पूरे मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो हो रही है अरविंद केजरीवाल की लिखी हुई चिट्ठी को, जो उन्होंने आरएसएस प्रमुख को लिखा है और उसमें 4 पॉइंट पर अपने सवाल पूछे हैं दिल्ली के चुनावों को लेकर। और एक तरीके से बीजेपी की शिकायत संघ से की जा रही है। आज इसी मुद्दे पर हमारी पूरी बातचीत होगी। पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। बीजेपी से हमारे साथ रत्नेश मिश्रा होंगे, आम आदमी पार्टी से देव मोहन सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ अजीत प्रताप सिंह हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले आम आदमी पार्टी से हमारे साथ देव मोहन जी जुड़े हुए हैं। देव जी, किसी की शिकायत जब करते हैं, आप बीजेपी की शिकायत कर रहे हैं, तो बीजेपी के अध्यक्ष से करिए, उस पार्टी के संरक्षक से करिए, समझ में आता है। पार्टी के किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति से करिए तो समझ में आता है। आरएसएस को आप चिट्ठी लिख रहे हैं और शिकायत बीजेपी की कर रहे हैं। पूरा आपने ये आम आदमी पार्टी का संघम शरणम गच्छामी क्या है, ये समझ नहीं आ रहा। अरविंद केजरीवाल एक बार पहले भी मंच से बोल चुके हैं, मोहन भागवत से सवाल पूछ चुके हैं, इस बार चिट्ठी लिख डाली है। क्या कनेक्शन है ये? देखिए देखिए हमें मीडिया के बंधुओं से और तमाम जो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता चुनावों में जाते हैं वोट मांगने के लिए, बीजेपी के लिए आरएसएस के लोग, वो सब बताते हैं कि पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आरएसएस है और इतनी एथिकल बातें करते हैं, सारी चीजें बताते हैं। तो हमने उनसे पूछ लिया कि जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली चुनाव से पहले संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, जिसके एक नेता 11,100 रुपए बांट रहे हैं, लोगों को कैश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि और दूंगा, ये चुनाव पहले मैं इतने दे रहा हूं, फिर बाद में इतने दूंगा और दूंगा, ऐसे ही करता रहूंगा। और साथ में पूर्वांचलियों के वोटर कार्ड कटवाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। पूर्वांचलियों को जो 40-40 साल से दिल्ली को सींचने में लगे हुए हैं, दिल्ली के विकास में भागीदारी है उनकी, हर चुनाव में वोट डालते हैं, उनके वोटर कार्ड कटवा रहे हैं आप सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। जो सुविधाएं आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार उन लोगों को देना चाहती है, उनसे वंचित कर दिया आपने उन्हें। वो देश के नागरिक नहीं है। तो यही हमने सवाल पूछ लिया कि भाई आप प्रचार करने आते हैं, तो क्या इन अनएथिकल चीजों की वजह से शिकायत तो आप चुनाव आयोग से कर सकते थे ना। वोटर लिस्ट से नाम काटे कटवाए जा रहे हैं, इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करिए। नहीं, चुनाव हल क्या मिलेगा? हमने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है। 11,000 वोटर कार्ड कटने से भी बचा लिए शादरा के, सुनिए, वो भी हमने बचा लिए। हम आरएसएस से जानना चाहते हैं कि क्या ये सही चीज है कि नैतिक मूल्यों से हटने वाली पार्टी का समर्थन करेंगे? इसमें क्या गलत है? आरएसएस तो एक संस्था है, वो ना किसी सत्ता में, ना किसी राज्य में सरकार चला रही है, ना वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर उससे सवाल पूछने का ये कनेक्शन समझ नहीं आ रहा। नहीं, वोट इलेक्शंस में वोट मांगने आते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते हैं कि भाई वो हमारे साथ है, हमारी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो फिर इस वजह से हमने पूछ लिया उनसे। चलिए अब आएंगे रत्नेश जी। आरएसएस में किसी से पूछना है तो मोहन भागवत जी से अच्छा और कौन हो सकता है, इसलिए रत्नेश जी उनसे वो कह रहे हैं संघ के लोग वोट मांगने जाते हैं। खबर ये भी है कि दिल्ली चुनावों से पहले 50,000 से ज्यादा की मीटिंग करने वाला है, छोटी बड़ी मीटिंग संघ करेगा दिल्ली चुनावों को लेकर के। एक बात समझ नहीं आ रही, संघ से जब जब सवाल होता है बीजेपी क्यों तिलमिला जाती है?
सवाल तो उन्होंने आरएसएस प्रमुख से पूछे थे। आपके यहाँ से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, आपके यहाँ से तमाम मीडिया पैनल में बड़े बड़े लोग आ गए, पलटवार करने लगे। चिट्ठी तो आरएसएस को लिखी थी। देखिए उज्जवल जी, हम्म, आपको और साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए उज्जवल हम्म, जी, मैं अरविंद केजरीवाल जी की चिट्ठी लिखने के पीछे का जो तात्पर्य है वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि आरएसएस ना तो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ना वो पॉलिटिकली कहीं एक्टिव है, ना वो पॉलिटिकली कहीं पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। वो एक गैर राजनीतिक, गैर सरकारी समाजसेवी स्वयंसेवी संस्था है। उसके प्रमुख हम्म, से किसी की शिकायत करने का कोई मुझे औचित्य नजर नहीं आता। बस मुझे अरविंद केजरीवाल जी के अंदर उस बचपन के विद्यार्थी का स्वरूप नजर आ रहा है, जो फेल होने के डर से कहता है, मार्च साहब इन्होंने हमारी पेन तोड़ दी, मार्च साहब इन्होंने हमारा पेपर छीन लिया, मार्च साहब इन्होंने मेरी डेस्क में कील गड़ा दी, मार्च साहब इन्होंने मेरे साथ ये कर दिया। तो ये जो हार का डर है अरविंद केजरीवाल के अंदर, आम आदमी पार्टी को, उसको वो चिट्ठी के तौर पर संघ प्रमुख को कह रहे हैं। क्या भैया संघ प्रमुख प्रचार करने आता है क्या? कोई प्रचारक प्रचार करने आता है क्या? सह कार्यवाह प्रचार करने आता है क्या? सह कार्यवाह प्रचार करने आता है क्या? आप अगर आरएसएस के पूरे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के एक व्यक्ति को लाकर खड़ा करते हैं जो बीजेपी के लिए वोट मांगता हो, तो आप कहिए, फिर आप बीजेपी को कहिए कि क्या कहते हैं, बीजेपी उनके सपोर्ट से जीतती है। बीजेपी के पदाधिकारी हैं, बीजेपी का। मैं देवमोहन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज डोंट इंटरप्ट मी। अब एक चीज और, इन्होंने पूर्वांचलियों के वोट काटने की बात की। उज्जवल भाई, इनके राज्यसभा सांसद जो है संजय सिंह, वो जो पहली बार चुनाव लड़े, चुप सुनिएगा, पहली बार जब वो चुनाव लड़े तो उन्होंने कहा कि वो केशव नगर के वोटर हैं। दोबारा जब उन्होंने चुनाव लड़ा राज्यसभा का तो कहा कि वो तिलक नगर के वोटर हैं। 2024 में वो नई दिल्ली के वोटर हो गए, और यहां दिल्ली में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर होने के साथ साथ वो उत्तर प्रदेश की कादीपुर विधानसभा और सुल्तानपुर लोकसभा के भी वोटर हैं। मतलब इनका राज्यसभा सांसद खुले तौर पर संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, जो नियमावली है उसका खुले तौर पर उल्लंघन कर रहा है, वो इनको नहीं दिखता। ये संजय सिंह से एक बार भी नहीं पूछेंगे, भैया कानूनन गुनाह है एक जगह से ज्यादा जगहों पर एज अ वोटर इनरोल्ड होना। आप कब पूछेंगे अरविंद केजरीवाल संजय सिंह से कि भैया आप उत्तर प्रदेश में भी क्यों इनरोल्ड है, आप तिलक नगर में क्यों इनरोल्ड है एज अ वोटर, आप नई दिल्ली में क्यों इनरोल्ड है एज अ वोटर? मतलब एक ही प्रदेश में दो विधानसभाओं में संजय सिंह का नाम है वोटर लिस्ट में। मैं पूछता हूं अरविंद केजरीवाल क्या कहेंगे कि उनको इस्तीफा देना चाहिए? क्या अरविंद केजरीवाल संजय सिंह का इस्तीफा लेंगे? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है ना, चुनाव आयोग क्या कर रहा है? नहीं, शिकायत तो हमने कर दी, उस पर अब इलेक्शन कमीशन उनसे पूछेगा। हमने विद एविडेंस दिया, हमारी दिल्ली बीजेपी की कमेटी ने विद एविडेंस बताया है, और उन्होंने तो हलफनामे में लिख रखा है, अपने हलफनामे में लिख रखा है जो इलेक्शन कमीशन को दिया है। इतनी जल्दी तो भैया मैं अपने गांव के मोड़ के यूटर्न पर नहीं पहुंच पाता, जितना जल्दी आम आदमी पार्टी के नेता वोटर लिस्ट में विधानसभा चेंज कर ले रहे हैं। हाँ, वो तो ठीक है, वोटर लिस्ट वाली बात ठीक है आपकी रत्नेश जी, लेकिन सवाल ये कि जब संघ से सवाल होता है तो बीजेपी क्यों तिल मिलाती है, ये था सवाल। देखिए अब देखिए, ये इसका जवाब तो आपको उज्जवल जी, संघ को तो वीरेंद्र सचदेवा ने वापसी चिट्ठी पलटवार में क्यों लिखी, संघ को लिखने देते ना आप। नहीं तो देखिए उसमें सवाल हमारे ऊपर उठाया जा रहा है ना, सवाल बीजेपी के ऊपर उठाया जा रहा है, तो हम उसका जवाब क्यों ना दें? आप अगर आरएसएस पे सवाल उठाते हो, उनसे बात करते हो, तो आरएसएस का प्रतिनिधि आपके यहाँ आता, आपकी डिबेट में बैठता और उसका जवाब देता। उन्होंने बीजेपी का जिक्र किया, इसलिए हमारा जवाब देना जरूरी बन गया। उन्होंने अपनी चिट्ठी में बीजेपी का कहीं पर जिक्र नहीं किया होता, हम कोई जवाब ना देते। ठीक है, ठीक है। अजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी, दिल्ली चुनावों से ठीक पहले ये खबर है कि संघ 50,000 छोटी बड़ी मीटिंग करने जा रहा है। एक बात मुझे और याद आती है, जब अन्ना आंदोलन चल रहा था उस वक्त प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, इन लोगों ने कहा था कि इस आंदोलन के पीछे आरएसएस का हाथ था, बीजेपी और आरएसएस अन्ना आंदोलन को फंड कर रही थी। आप उस वक्त आपने तो कवर किया होगा, आप तो थे, जमीन स्तर पर थे, आपने देखा होगा। तो ये कनेक्शन, कहीं वो वाला कनेक्शन तो निकल के नहीं आ रहा है? अरविंद केजरीवाल बीजेपी की लगातार शिकायत संघ से कर रहे हैं,
या फिर अरविंद केजरीवाल ये सोचकर शिकायत करते हैं जैसे एक बच्चे की शिकायत अभिभावक से की जाती है, तो अरविंद केजरीवाल को अभिभावक वाली शिकायत कर रहे हैं? अजीत जी। देखिए उज्ज्वल, जहाँ तक अन्ना आंदोलन की बात है तो अन्ना आंदोलन में जो सबसे बड़ा चेहरा निकल के आया अन्ना हजारे के बाद वो है अरविंद केजरीवाल। और आप देख ही रहे हैं उनको पिछले 10 साल से वो मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के, और तीसरा चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं। और एक ऐसे समय यानी पिछले दो चुनाव हुए उसमें तो काफी जीत हासिल की और बीजेपी को बुरी तरह से हराया। लेकिन अब चूंकि अरविंद केजरीवाल अपने पूरे जीवन में सबसे बड़ी जो सत्ता विरोधी लहर है उसका सामना कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप का सामना कर रहे हैं, शराब घोटाला, शीश महल। उसके बाद अगर बीजेपी को देखिए तो बीजेपी की जो आक्रामकता है वो दिल्ली चुनाव को लेकर अभी तक दिखाई नहीं दी। तो बड़ी हैरान करने वाली बात है कि एक तरफ तो आम आदमी पार्टी जिस तरह से तैयारी कर रही है, जिस तरह से वादे कर रही है जनता से, जिस तरह से अटैकिंग मोड में है आरएसएस के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, लेकिन बीजेपी उस तरह से अभी आक्रामक मोड में नहीं दिखी है। चुनाव के संदर्भ में मैं बात कर रहा था। और दूसरी बात यह है कि सबसे अहम चुनाव में तो ये होता रहता है, प्रत्यारोप राजनीति में ये लगते रहते हैं, लेकिन आजकल जिस तरह से राजनीति में निजी तौर पर एक दूसरे के ऊपर हमले हो रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं होता था। और विरोधी दल के नेता ठीक है संसद में, विधानसभा में या पब्लिक में भाषण कुछ देते थे, आलोचना करते थे, निंदा करते थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जब मिलते थे तो उनमें वो एक आत्मीयता दिखती थी। लेकिन आजकल के नेताओं में आप देखिए कि जिस तरह से, और हम वो दिन बहुत दूर नहीं है कि इन लोगों में शो के दौरान तो चलिए जिस तरह दिखाई देता है पब्लिक में कहीं मारपीट न होना शुरू हो जाए। तो कुल मिलाकर दिल्ली चुनाव के संदर्भ में अगर बात करूं तो सबसे पहले अभी जो दिखाई दे रहा है कि शायद चुनाव में अब देरी की जा रही है, और अब चुनाव ऐसा लगता है कि शायद कुछ दिन और टले। पहले ये माना जा रहा था कि 1 हफ्ते के भीतर चुनाव आयोग इसकी घोषणा कर सकता है, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं ऐसा लग रहा है कि शायद चुनाव दिल्ली का और दूर जाए। और चूंकि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से लीड लिया है अपने वादे करके और अपने जो विरोधी लहर थी उसको कम करके, तो ऐसे में लगता है कि, और बीजेपी की खास बात कि वो आक्रामक नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद दिल्ली चुनाव जो है अभी उसमें और वक्त लगेगा, और उसके बीच में ये सियासत जारी रहेगी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो। अभी तो कांग्रेस का आना इसमें बाकी है, और कांग्रेस आएगी तो और भी नई बातें सामने आएंगी, किस तरह से निजी तौर पर आरोप लगे। ये बात तो दिल्ली चुनावों की हो गई। इस चुनावों में संघ की भूमिका क्या नजर आ रही है आपको? क्या जबरदस्ती संघ को लाया जा रहा है बीच में, या संघ चुनावों में अपनी भूमिका अदा कर रहा है? देखिए उज्ज्वल, संघ हमेशा रहता है, हालांकि वो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं अपने आप को, लेकिन काफी मेहनत करते हैं वो पॉलिटिकल रूप से। चाहे उत्तर प्रदेश में आप देखिए, पूरे देश में लोकसभा के चुनाव हुए तो उनकी जो मेहनत रहती है, उनके कैडर्स हैं वो जाते हैं, लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उनको उत्साहित करते हैं, वोटिंग के लिए वो अपने घर से लोगों को निकालते हैं, उसके बाद ले जाते हैं वोट कराने के लिए। तो भले ही आरएसएस को बोला जाए कि ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन बीजेपी का असल में वो बैकबोन है। और ज्यादातर नेता, आप चाहे वो नरेंद्र मोदी बोले, अमित शाह बोले, अटल जी थे, आडवाणी जी थे, भैरव सिंह शेखावत थे, मुरली मनोहर जोशी, जितने नेता हैं सब आरएसएस से ही होकर आए हैं। तो आरएसएस भले ही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बीजेपी उसकी पॉलिटिकल विंग मानी जा सकती है, लेकिन आरएसएस का बहुत एक सहयोग रहता है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अभी तक कोई इनकार किया भी नहीं। तो आरएसएस पहले भी चुनाव में इस तरह से मदद करता रहा है, और निश्चित तौर पर दिल्ली में वो चाहे 50,000 सभाएं या जो भी है वो मदद जरूर करेगा, और इसका फायदा बीजेपी को पहले भी मिलता रहा, आगे भी मिलेगा। एक सवाल सर, और उसके बाद फिर हम देव जी के पास जाएंगे। अजीत जी, संघ आपको नहीं लग रहा जो आजकल, आज के लिहाज से, आज का मतलब कहूं तो पिछले कुछ महीनों से जो नोटिस हो रहा है वो ये लग रहा है कि संघ की विचारधारा जो अब है, जो चाहे आप आरएसएस प्रमुख का बयान देखिए, चाहे उनके मुखपत्र पंचजन्य का भी लेख देखिए, जो संघ की विचारधारा है वो बीजेपी उस विचारधारा से बहुत आगे निकल गई है। वो विचारधारा या तो मेल नहीं खा रही है, या तो सेम पटरी पर नहीं बैठ पा रहे हैं।
क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों मंदिर मस्जिद का मुद्दा हुआ, खुदाई का मुद्दा हुआ, तमाम काफी सारे ऐसे मुद्दे हुए जहां संघ प्रमुख को खुद आकर के बोलना पड़ा और उनके बयान दूर तलक देखे जाते हैं। बिल्कुल देखिए उज्जवल, जब अटल जी की सरकार थी दिल्ली में, देश में, तो उस समय भी ऐसी कई बातें आती थी कि शायद आरएसएस से विरोध है। रज्जू भैया उस समय आरएसएस के प्रमुख हुआ करते थे। कई मुद्दों पर अलग अलग राय होती थी और माना यह जाता था कि शायद कुछ अंतर विरोध है। वैसे भी अब चूंकि इस साल लोकसभा के चुनाव, पिछले साल अब तो बदल गया साल, तो 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं और जिस तरह से 20% सीटें बीजेपी के कम हुई, बीजेपी जब 240 पे आई तो संघ को भी बोलना पड़ा कि नहीं, कब तक हम मोदी और शाह के भरोसे रहेंगे, हमें दूसरे अपनी जो है लेयर तैयार करना होगा। दिल्ली में खास करके अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि आरएसएस के कुछ लोग बोल रहे हैं कि कब तक मोदी चुनाव जिताएंगे, आप जो है अपनी लोकल लीडरशिप खड़ा कीजिए यहाँ पे। तो बिल्कुल पहले भी अंतर विरोध होता रहा आरएसएस और बीजेपी के बीच में और अब भी चलता है। हाल ही में देख लीजिए जिस तरह से मोहन भागवत जी का बयान आया खास करके मंदिर मस्जिद को लेकर, और जिसकी हिंदू धर्माचार्यों ने काफी विरोध किया कि भागवत जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो ये तो तमाम राजनीतिक मुद्दे हैं जिनमें कुछ पे साथ साथ दिखते हैं और कुछ में अलग अलग दिखते हैं। ऐसे ही कुछ मुद्दे हैं जिनमें दोनों की, चाहे बीजेपी हो चाहे आरएसएस हो, दोनों में थोड़ा विरोध जरूर दिखता है, पहले भी दिखता रहा है, आगे भी हम देख सकते हैं इसको उज्जवल। ठीक है देव जी, आजकल 2025 में अब हम आ गए हैं, 5G के बाद 6G की तैयारी कर रहे हैं, 5G का दौर चल रहा है, तमाम टेस्टिंग 6G 7G 8G तक की हो रही है। ये चिट्ठी वाले लव लेटर टाइप कब तक लिखते रहेंगे? पीआर स्टंट, मीडिया स्टंट, पब्लिसिटी पाने का एक सस्ता सा तरीका है मुझे लग रहा है, जो आपकी पार्टी समझ चुकी है। आपको कोई बात कहने में डालिए, टेक्स्ट करिए, नहीं देखिए, कितना टाइम लगता है उस पर लिख डालिए। देखिए आज भी पत्र का अच्छा इस्तेमाल होता है, लोग पत्र लिखते हैं एक दूसरे को, ऐसा नहीं है कि वो जमाने वाली बातें थी, इसमें पत्राचार होता ही है सारी चीजों का। मतलब आप कह रहे हैं कि पत्र ना लिखे, मेल लिखे, मेल भी तो आ जाएगी मीडिया में, मेल में क्या है? नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये तो एक सुनिए, ये सारी चीजें करने का एक माध्यम है, पत्र लिखना एक माध्यम है अपनी बात को उनसे पूछने तक का। इसमें यदि मेल के फॉर्मेट में कर देंगे आप, एसएमएस व्हाट्सएप के फॉर्मेट में कर देंगे, तो वो भी तो पत्र तो इसीलिए लिखा ना कि उसका जवाब आए, मुख्य बिंदु। हाँ बिल्कुल होगा ना कि जवाब आए। कौन घुमा लेते? भाई फोन पे बात कर ले तो फिर बात ही क्या है, समझिए मुख्य बिंदु है। हम ये जानना चाहते हैं कि भाई आरएसएस, जैसा कि अभी बताया इन्होंने कि आरएसएस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करती है और देश के लिए काम करने की बातें करते हैं और बहुत सारे अच्छी चीजें बताते हैं वो कि भाई ऐसे काम करेंगे, वैसे काम करेंगे, हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या संविधान को आप एक सेकंड रुकिए, आपने कहा आरएसएस बीजेपी का समर्थन करती है। मैं एक जगह पढ़ रहा था, मुझे आज भी याद है, आरएसएस ने तो इंदिरा गांधी का समर्थन भी कर दिया था। बीजेपी अस्तित्व में आ चुकी थी उस वक्त, लेकिन इंदिरा गांधी का समर्थन भी हुआ था। तो आरएसएस का तो बिल्कुल, देखिए बीजेपी की सरकार, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो इसी को बनाती है कि देश को जब जरूरत पड़ती है तो बीजेपी या आरएसएस या सारे संगठन उसके वो सब साथ देते हैं सरकार का, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो। लेकिन जब स्ट्राइक की आती है, पाकिस्तान में घुस मारने की बात आती है, तो फिर अरविंद केजरीवाल सवाल पूछते हैं कि अरे सेना ऐसे कैसे कर सकती, सबूत कहाँ है, ये कहाँ है। तो ये मुद्दा बीजेपी के पास तो बहुत पहले से है और बीजेपी इसको भुनाती भी रही है। जहां तक आप देखिए, राजनीति का मतलब ये नहीं है कि इस तरह से विरोध किया जाए, तो बिल्कुल इससे जो है सेना के मोरल पर असर आता है। और राजनीति में हमने बहुत बार देखा कई पार्टियों की गलती, सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए हम नहीं बोलेंगे, हम कई पार्टियों ने उस पर विरोध उंगली उठाई थी और उसको लेकर जो है बीजेपी को उसका फायदा मिला 2019 के चुनाव में, इसमें कोई शक ही नहीं है। इसका जवाब मुझे लग रहा है देव जी से जवाब लेंगे, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं देव जी। देखिए मैं तो बस ये कह रहा हूं
कि हमने वो पत्र क्यों लिखा, ये आपने पूछा। अभी गत कई वर्षों से आरएसएस जो है, और पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है, और ये लोग इनके लिए वोट मांगने आते हैं, हमेशा आते हैं। पहले दिल्ली भी इलेक्शन हमने देखे 2015, 2013, 2020, सब जगह आए, ये किसी से छुपा नहीं है। तो हम बस ये जानना चाहते हैं कि इस बार चुनाव के लिए जिस तरीके से संविधान को तार तार किया जा रहा है, क्या आरएसएस इससे सहमत है? इसकी क्या बुराई है? ये जानने का मतलब जाना जा सकता है ना कि भाई आप इनके लिए वोट मांगने आएंगे, आपके कार्यकर्ता वोट मांगने आते हैं, क्या इसीलिए वोट मांगने आते हैं कि ये खुलेआम संविधान का मंदिर कहे जाने वाले संसद के 5 किलोमीटर के दायरे में संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं, 1100 रुपए बांट रहे हैं, वहां मादी एक इनके नेता है, वो पैसे बांट रहे हैं। अब जवाब ले ले रत्नेश जी से। आप एक बात बताइए, ये चीज है कि एक व्यक्ति में 10 से ज्यादा लोगों का वोटर कार्ड कटवाने की अपील तक नहीं कर सकता, और इन्होंने 6,000 लोगों के वोटर कार्ड एक आदमी ने कटवाने की अपील क्यों की? चुनाव हमारे उज्जवल भी मैं जवाब दे दूंगा। आदरा जवाब पहले एक साथ सवाल एक साथ सुन लीजिए, फिर सारे सवाल के जवाब एक साथ दीजिएगा। 11,000 वोटर कार्ड काटने के दिए थे। जो लोग वहां रह रहे हैं, उन लोगों के नाम 40-40 साल से 20 साल से रह रहे हैं, हर इलेक्शन में वोट डालते हैं, इनके वोटर कार्ड ना, इनके नाम की जगह तो वोटर कार्ड डिलीट कर दिया जाए, शिकायत करने ठीक है, लगाई। अब जवाब लूं देव जी, जवाब लूं? राज्यसभा 1 मिनट हो गए, हाँ जी ने नाम पढ़ के संसद में सुना कि नेता सदन पार्टी के अध्यक्ष, तो इन्होंने तो आरोप लगाया ना, उनके भी कई, वो भी कई जगह के वोटर हैं, ये पता ना वो भी कई जगह के वोटर हैं पूर्वांचल। अरे भाई वो अरे संजय सिंह खुद ही 4-5 जगह के वोटर हैं भैया। इंटरप्ट बीच में नहीं, रत्नेश जी आपकी बात मैं बोल रहा हूँ ना, आपकी वाली बात बोल रहा हूँ ना, इंटरप्ट करना मुझे भी आता है, फिर बोल नहीं पाएंगे आप। कह रहा हूँ वो पहले नगर के वोटर थे, उसके बाद वो सांसद बन गए, तो उन्होंने वहां से वोटर कार्ड यहाँ के वोटर बन गए, इसमें क्या बुराई है? इंसान जा रहा है बनवाता है। अभी कितनी जगह से वोटर है देव जी? अभी कितनी जगह से वोटर है? नई दिल्ली से। नई दिल्ली से। हाँ जी, रत्नेश जी ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, अब देव जी ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। अब आपको अगर लगता है तो फिर सबूतों के साथ इसको आपको दिखाना होगा रत्नेश जी। बस रुक गई। जो सबसे बड़ा सवाल, जो देव जी का सबसे बड़ा आरोप है, कैमरे पर आप बीजेपी के नेता को वोट पैसे बांटते हुए देखा गया है, महिलाएं जो पैसे बाहर लेकर निकली हैं वो सब कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, उसे तो आप झुटला नहीं सकते हो। आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने वही सवाल बस पूछा है कि क्या इसका समर्थन, बीजेपी की इस हरकत का समर्थन आरएसएस करती है? ये शिकायत है आपकी, और वो आप झुटला भी नहीं सकते हो। अब आप उसको एनजीओ के थ्रू दिखाओ, आप उसको किसी संस्था के थ्रू दिखाओ, ये बात कहां तक वैलिड होगी कि दिल्ली चुनावों से ठीक पहले आप उसको बांट रहे हो? वो एनजीओ के थ्रू भी नहीं बांट सकते, नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगा हुई है, वैलिड भी नहीं होगी ना कि आप किसी को कैसे दिखा पाओगे? दिल्ली चुनावों से ठीक पहले आप किसी को लाभ पहुंचाने के लिए उसको पैसे बांट दोगे? उन महिलाओं ने बाहर आके बात की है। रत्नेश जी जवाब दें। अब मैं पहले संजय सिंह पे जवाब दे दूं जी। इन्होंने कहा कि दिल्ली, वो नई दिल्ली के वोटर है, जबकि एडीआर की 2023 की रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि वो तिलक नगर के भी वोटर है और नई दिल्ली में भी उनका नाम वोटर उसमें लिखा हुआ है। और एक चीज, उनका जो सुल्तानपुर का पैतृक विधानसभा क्षेत्र है कादीपुर, वहां उनके गांव में भी वोटर लिस्ट में उनका नाम अभी दर्ज है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी दिल्ली बीजेपी की कमेटी ने बाकायदा प्रूफ के साथ, वोटर लिस्ट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा था संजय सिंह से। अब मुझे नहीं लगता कि एक प्रदेश की कमेटी अगर सवाल पूछ रही है विद एविडेंस तो उस पर बोलना चाहिए था। मुझे लगता है देवमोहन जी को, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज 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 प्लीज, देवमोहन जी को खुद ही नहीं पता होगा कि वो कहां कहां से वोटर है। मैं फिर वही कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की कादीपुर विधानसभा तथा सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में वो और उनकी पत्नी को वोटर दर्ज है।
उनका आज वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है, उनके पिता की वसीयत वाली वोटर लिस्ट वाले नाम में। लिस्ट रत्नेश जी लिस्ट देखी आपने? मेरे अरे भाई आप जाइएगा बीजेपी के ट्विटर हैंडल पे, दिल्ली बीजेपी ने पूरा डाला हुआ है, विद एविडेंस कहिए तो मैं चला दूं। ये सुन लीजिए हमारी दिल्ली, ये सुन लीजिए आप हमारी दिल्ली की टीम में के नक्शे कदम पर चलते हुए आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय ये हमारी दिल्ली बीजेपी की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का वीडियो है। और ये भारतीय जनता पार्टी अरे आप सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था भाई, देव मोहन जी सुन लीजिए, सच तो यह है कि उनका और उनकी पत्नी का नाम एक नहीं 2 जगह से वोटर लिस्ट में शामिल है, जो कानूनन अपराध है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार 2018 में संजय सिंह ने जो हलफनामा दाखिल किया था, उसके अनुसार उनका नाम दिल्ली के हरिनगर के मतदाता के रूप में दर्ज था। हैरानी की बात यह है कि 2022 जी ठीक है चुनाव में संजय सिंह और उनकी रत्नेश जी ठीक है सर, सुन लिया। सवाल यह है कि संजय सिंह एक साथ आप सुन लिया। आप इसकी शिकायत आप चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई आपने? बिल्कुल कराएंगे और ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है भाई, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, करिए शिकायत। उज्जवल जी दिस इज एन क्रिमिनल ऑफेंस, ये आपराधिक कृत्य है। एक से ज्यादा जगहों पर आज वोटर इनरोल होना आपराधिक कृत्य है। देखिए दिल्ली चुनावों से ठीक पहले आप जो पैसे बांट रहे हैं रत्नेश जी, वो किसमें जाएगा? देखिए उज्जवल जी, उस पूरे के पूरे मुद्दे पर प्रवेश वर्मा का पूरा एक्सप्लेनेशन आ चुका है, उनका स्पष्टीकरण आ चुका है। उन्होंने कहा कि हम अपने एनजीओ के थ्रू वेलफेयर के लोगों को दे रहे थे, इससे पहले भी उनका एनजीओ उस वेलफेयर के लिए काम करता रहा है। अगर आम आदमी पार्टी को दिखता है कि कोई दिक्कत है तो वो जाए, शिकायत दर्ज कराए, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो तो उनसे पूछा जाएगा ना कि कहां से आया पैसा। वो कह रहा है कि हमारे एनजीओ का पैसा हम दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। अरे कम से कम इनकी तरह छला तो नहीं भाई, कम से कम इनकी तरह छला तो नहीं। इन्होंने तो पंजाब में अभी तक नहीं दिया। एक बार में दे देते आधा चुनाव से पहले आधा चुनाव के बाद, इसे क्या समझा जाए? उज्जवल जी मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं। इन्होंने पिछली डिबेट में देवमोहन जी ने मेरे सामने बैठकर कहा था कि 1100 रुपए देने का नोटिफिकेशन जारी किया गया विधानसभा सचिवालय द्वारा, जबकि इन्हीं के विधायक और इन्हीं के मंत्री कहते हैं ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। और इनके लोग जाकर लोगों से 2100 का बॉन्ड, वो क्या कहते हैं, लेटर भरवा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, और उनकी पार्टी कहती है कि नहीं अभी ऐसा कोई बजट एलोकेशन ही नहीं है। तो देवमोहन जी झूठ बोल रहे थे कि इनकी पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं कहेंगे तो फिर वीडियो दिखा दूंगा, मैं फिर वीडियो दिखाऊंगा उज्जवल जी, फिर वीडियो दिखाऊंगा, अभी इनके विधायक का स्टेटमेंट दिखाऊंगा इस पे। देखिए झूठ की राजनीति करना आम आदमी पार्टी वाली करे। आरोप है तो जवाब देने दीजिए। बिल्कुल जवाब तो मैं दे रहा हूँ कि 1000 रुपए का बजट एलोकेशन मार्च में किया जा चुका है, ठीक है। नोटिफिकेशन महिलाओं की सम्मान राशि जो है वो योजना के तहत 1000 रुपए का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। मैं ये नोटिफिकेशन अभी प्रोग्राम होने के बाद आपको भेज देता हूँ। पहली चीज। दूसरी चीज दिखा दीजिए ना, देश वर्मा जी से तो देव जी दिखा दीजिए ना, रत्नेश जी नोटिफिकेशन। एक सेकंड रुकिए रत्नेश जी रुकिए। नहीं भागने नहीं दूंगा देव जी, इन्हें भागने नहीं दूंगा। रमेश वर्मा भी जवाब देंगे, ये जवाब देंगे, मैं उस पर फिर आऊंगा। ये मत तुझे ये निकल जाएंगे, नहीं जवाब देंगे ये, फिर आऊंगा। लेकिन आपके विधायक अगर ऐसे बयान देंगे, पब्लिक में जाके बयान देंगे, मीडिया में बाइट देंगे, तो पहले विधायकों के साथ एक मीटिंग कर लेते इस योजना को लागू करने से पहले, इसका जिक्र करने से पहले। पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि 1000 रुपए का नोटिफिकेशन आ चुका है सरकार से और 21 रुपए जीतने के बाद महिला सम्मान योजना के तहत हम हर महीने, उन्होंने बताया कि हम दूसरा वादा करते हैं कि हम संजीवनी योजना के तहत दिल्ली के 60 साल पर सभी बुजुर्गों को, चाहे उनके पास फ्रिज हो ना हो, चाहे उनके पास मोटरसाइकिल हो ना हो, चाहे उनके पास पक्का मकान हो,
ऐसे भैया ये वाला जरा नोटिस में पढ़ दूं उज्जवल भाई। रत्नेश जी, हाँ देव जी, 5 लाख लेके उसके बाद, हाँ, हमने बोला कि चाहे किसी के पास मोटरसाइकिल हो ना हो, कच्चा मकान हो पक्का मकान हो, हर बुजुर्ग 60 साल से ऊपर यदि वो दिल्ली का नागरिक है तो वो केजरीवाल सरकार की जिम्मेदारी है उनके इलाज की, चाहे वो प्राइवेट से हो सरकारी से हो, 1 रुपए का हो या 100 करोड़ का, वो हम कराएंगे। दूसरी, विधायक आपके उल्टे सीधे बयान क्यों दे रहे हैं? आपके तीसरी विधायक बयान क्यों दे रहे थे? ये तो सब हम सुन चुके हैं, हमें पता है, योजना के बारे में पता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बारे में पता है, सारी चीजें पता है, उस पर एक लंबी चौड़ी डिबेट हो चुकी है, पहले ऑलरेडी हो चुकी है। नोटिफिकेशन आ चुका है दिल्ली सरकार का, हमारी हाँ, गारंटी, दिल्ली के लोग हम पे भरोसा करते हैं। उज्जवल भाई अरविंद का के जवाब दे। हाँ। जो उन्होंने रत्नेश जी, जब ठीक है, देव जी इसका जवाब हो गया। रत्नेश जी, अब आप प्रवेश वर्मा वाला जवाब दीजिए, उससे नहीं भागने दूंगा। वो वाला आप नहीं बताइए, उज्जवल जी, पैसा ये कहाँ अरे पर उज्जवल वाजिब है जी चुनावों सुनिए से तो, पहले आधा आधा पैसा? अरे उज्जवल जी सुनिए तो, सुनिए तो, हम्म, सुनिए तो। हम्म, इन्होंने कहा कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद आपको नोटिफिकेशन भेज देंगे। मैं कार्यक्रम खत्म होने के बाद नहीं, अभी महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली सरकार का जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया वो पढ़ रहा हूं। महिला एवं बाल विकास दिल्ली सरकार को मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक पार्टी दिल्ली की महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत प्रतिमाह 2100 रुपए देने का दावा। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई अधिसूचना योजना अधिसूचित नहीं की गई है, और जब यदि ऐसी कोई अधिसूचना की जाती है तो महिला एवं बाल विकास दिल्ली सरकार पात्र अभ्यर्थियों के लिए डिजिटल पोर्टल लॉन्च करेगा ताकि वह अनुमोदित ठीक दिशा है निर्देशों के अनुसार रत्नेश जी, अपनी ये सामने आ आवेदन चुका है, प्रस्तुत कर सकें। आ आप चुकी थी नहीं सामने। हाँ, उज्जवल जी, नहीं पूरा पढ़ूंगा उज्जवल जी, पूरा पढ़ूंगा। हाँ, पात्रता की शर्तें और कार्यविधि विभाग द्वारा समय समय पर स्पष्ट रूप से सूचित की जाएगी। विभाग की सभी योजनाओं के विवरण केवल विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगर महिलाओं के लिए ऐसी कोई स्कीम आई होगी तो महिला बाल विकास विभाग दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। वेबसाइट खोलने में ज्यादा नहीं लगता, 5G का ना, देवमोहन जी देख के तो नोटिफिकेशन दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कार्यक्रम के बाद कहा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डिप्टी डायरेक्टर महिला एवं बाल विकास दिल्ली विभाग के उनका नोटिस है कि इस प्रकार का कोई महिला एवं बाल विकास विभाग के पास कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया है। वो क्लेरिफाई कर रहे हैं इसको, और ये यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि भैया विधानसभा से नोटिफिकेशन आ चुका है। मतलब मैं एक सरकारी विभाग के अधिकारियों को सच मानूं या एक पार्टी के प्रवक्ता को सच मानूं? ठीक है, ठीक है रत्नेश जी, तो फिर नहीं, क्या अब इस चाह पर रहे भी हैं? नहीं, इतना बड़ा झूठ बोला गया नहीं उज्जवल भाई, ये नहीं इतना प्रवेश वर्मा बड़ा की तरफ झूठ पैसे आम बांटने आदमी लगे, पार्टी के प्रवक्ता ने ये अभी कैसे से पैसे बोला? बांटना शुरू कर दें? नहीं ये नहीं, अभी से इतना पैसे बांटना बड़ा शुरू कर दें? झूठ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कैसे बोला? ये वो नोटिफिकेशन दिखाए, ये वो नोटिफिकेशन इसी कार्यक्रम में दिखाए। मैं चुनौती देता हूं देवमोहन सिंह, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, वो नोटिफिकेशन दिखाओ, आप दिखाइए वो नोटिफिकेशन। जी आप देवमोहन जी, ठीक है, ये सब रत्नेश जी, ये सब तो ठीक है, आपने आपका नहीं, मैं तो भैया पढ़, ठीक है, मैंने तो पढ़ दिया, दिखाएं, मैंने तो पढ़ दिया। देव जी, भाई ये भाई नोटिफिकेशन दिखाइए। 2100 रुपए सम्मान राशि, ये बड़ा टेक्निकली इन्होंने आपको समझाया है। जो ये 2100 रुपए की सम्मान राशि वाली बात कही गई है, ये तो मैंने अभी बताया कि पहली हमारी गारंटी है कि हम चुनाव जीतने के बाद इन्होंने डिपार्टमेंट अधिकारियों से उस 2100 रुपए पे वो निकलवा दिया। हम बता रहे अरे भाई, महिला एवं बाल विकास आपकी सरकार के अधीन आता है भाई। अरे आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के अधीन आता है, हम कैसे निकलवा देंगे? नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है क्या? बोलने तो दीजिए। नहीं 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 उज्जवल जी, ये झूठ बोलने पे ठोकना पड़ेगा ना, झूठ बोलेंगे तो ठोकना पड़ेगा ना। नहीं, आतशी मार लेना, भारतीय जनता पार्टी से विधायक है क्या? या भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है भाई? हमारे लोगों ने कैसे करा दिया? ना हमारा मुख्यमंत्री है, ना हमारा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है, ना हमारा क्या कहते हैं बाल विकास और महिला विकास मंत्री है, तो हम कैसे निकलवा देंगे भाई? रत्नेश जी, सारी बातें सही है, ढूंढ रहे हैं, पिछले 5 मिनट से आप बोल रहे हैं, बोलने तो दीजिए, जवाब तो देने दीजिए। अरे भैया, ऐसा कोई नोटिफिकेशन आएगा तब मिलेगा ना। ठीक है, ठीक है, अब आप भी तो, आपसे जवाबदेही बनेगी कि नहीं बनेगी? आपके कृत्य जो है वो सारे सही है, मुझे ये बताओ।
आप नहीं, आप जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं, जो महिलाओं ने बाहर आकर बयान दिए हैं, महिलाओं से जो अंदर कहा गया है, जो पर्चा उनसे भरवाया गया है, कैश में जो पैसा मिला है उन्हें, उन्होंने बाहर आके कैमरे पे सारा कुछ बता दिया। उनकी बाइट्स को, उनके सब झूठ नकार देंगे। देखिए उज्जवल अगर जी, मैंने कहा ना, अगर यही चुनावों से पहले नेता लोग यही व्यवस्था बना लेंगे कि एक एनजीओ बनाएंगे, उस एनजीओ से पैसे बांटेंगे चुनावों से एन वक्त पहले, उसके बाद उनको लालच दिया जाएगा, वोट हटी आएंगे, चुनाव जीतेंगे। अगर यही प्रक्रिया बना ली जाएगी, फिर तो हो गई चुनाव व्यवस्था, फिर चल गई चुनाव उज्जवल जी, व्यवस्था देश में। उज्जवल जी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल किया। इनकी पार्टी के लोग जो जाके बना रहे हैं 2100 वाला कार्ड, वो क्या तुरंत दे रहे हैं? मैं कह रहा वो क्या तुरंत दे रहे हैं? गर्त में है, वो क्या तुरंत दे रहे हैं? सब कुछ माइनस है इनका। आपका अपना तो बताओ। देखिए उज्जवल जी, उस पे प्रवेश सिंह वर्मा का स्टेटमेंट आ चुका है। उस पे अगर कुछ भी इलीगल किया होगा उन्होंने तो उस पर शिकायत होगी, जांच होगी उसकी। वही तो मैं चाह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल अभी एक एनजीओ बना ले, उस एनजीओ से अरविंद केजरीवाल पैसे बांटने लगे चुनावों से ठीक है, वक्त पहले इन महिलाओं को सबको 2100 कैश में देते रहे, ठीक है, वाजिब है। अरे कम से कम दिल्ली की जनता, अरे उज्जवल भाई, कम से कम दिल्ली की जनता को तो लूटा है, कुछ तो वापस होगा, कुछ तो वापस होगा, कुछ तो वापस होगा। अजीत जी, अजीत जी, सुनिए, ये व्यवस्था जो रत्नेश जी कह रहे हैं, अगर देश में ऐसी व्यवस्था लागू हो जाएगी कि राजनीतिक दलों के नेता एक एनजीओ बना करके चुनावों से एन वक्त पहले पैसे बांटने लगेंगे कैश में, और आधे आधे पैसे बांट के पर्चे भरवा कर नहीं उज्जवल जी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कम से कम दिल्ली वालों को तो इससे लाभ मिलेगा। आपके शब्द है, रिकॉर्ड हो रहे हैं सारे लाइव। तो बिल्कुल लाभ मिलेगा भाई, गरीब को पैसे मिलेंगे तो उसे लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। ये आपके बयान है। किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये अगर व्यवस्था बन जाएगी देश के अंदर, अरे देव मोहन भाई, नोटिफिकेशन मिला कि नहीं मिला? रत्नेश जी और देव जी, नोटिफिकेशन मिला कि नहीं मिला? देव जी दोनों को रोकूंगा, रुक जाइए अजीत जी, नोटिफिकेशन दिखाओ, नोटिफिकेशन 1100 वाला। बीच में नहीं टोकेंगे, गलत है अजीत जी। देखिए उज्जवल, इस मामले में शिकायत होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और उसके बाद जो सच्चाई है वो बाहर आएगी। और यदि ऐसा आरोप लग रहा है तो निश्चित तौर पर ये इसे अच्छा नहीं माना जा सकता, इसकी सराहना नहीं की जा सकती है। और ये राजनीति में हालांकि ये तो हमेशा से होता रहा है, लेकिन पहली बार हमने देखा कि कैमरे पे दिखाई दिया, जो कि बेहद ही शर्मनाक है, बेहद दुखद है। और अब चूंकि कैमरे पे सामने आ गया तो इसलिए ये भी बोला जा रहा है कि नहीं, हमारे एनजीओ को थ्रू ये पैसे दिए गए और पहले भी दिए जाते रहे पहले। ये तो खैर बहानेबाजी है, लेकिन ये पहले होता रहा है, और इस पे भी शिकायत होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और यदि दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। हाँ उज्जवल, थोड़ा टाइम की भी कमी है तो ठीक है। मैं जो है निकलना चाहूंगा। आखिरी क्लोजिंग कमेंट लेंगे अजीत जी, एक आखिरी क्लोजिंग कमेंट 2 मिनट के अंदर इसको वाइंड अप करेंगे। देव जी एक आखिरी क्लोजिंग कमेंट, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, देव जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता, जो दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए सारी कवायतें कर रहे हैं, लोगों को कटवाने का काम हो या पैसे बांटने का इलीगल काम हो, वही मैं इससे बस ये पूछना चाहता हूँ कि भाई, आप दिल्ली की जनता ने आपको 7 सांसद दिए 10 साल के लिए, आपने दिल्ली कितने स्कूल खोल दिए, आपने दिल्ली के लोगों के लिए क्या सहूलतें कर दी। आप बल्कि टांग अड़ाते रहे कि जब मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं 2.5 लाख कैमरे लगाना चाहता हूं तो 10 दिन उसे एलजी के घर में। देव जी ये आरोप कई बार लगाते जा रहे हैं, बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ चिट्ठी लिखने से हल क्या निकलेगा, ये मैं जानना चाह रहा हूँ, बस मेरा कंसर्न ये था। इसका टॉपिक पूरा यही है और इसी मुद्दे पर था, चिट्ठी लिखने का हल क्या निकलेगा। मैं बता तो कि चिट्ठी हमने लिख के जानने की कोशिश की है। ये संविधान विरोधी पार्टी जो इस तरीके से अनैतिक कार्य करके चुनाव जीतने की सारी चीजें कर रही है, लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर रही है, इस पे वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, ये चिट्ठी क्या गलती से आरएसएस प्रमुख को लिख गई, वहां चुनाव आयोग लिखना था, ये चिट्ठी चुनाव आयोग के पास पहुंचानी थी, या गलती से संघ प्रमुख का नाम इसमें चला गया। देखिए
चुनाव आयोग को तो शिकायत पत्र लिखते हैं। हमने शिकायत किया था, वोट इस आगरा में काट रहे, रुक गया वो। शिकायत करने के साथ इनकी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन पूछना चाहते हैं कि आप जिनके लिए वोट मांगते हैं वो इस तरीके से कुकृत्य करते पकड़े गए, मेरे पे नोट बांटते हुए पकड़े गए हैं। तो इनकी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन तो यूपी के अंदर खुदाई के लिए भी बोल रही है, लेकिन खुदाई रुकी क्या? वो तो अपना जो अदालती कार्रवाई है, अदालती प्रक्रिया है, जो कोर्ट का आदेश है, सर्वे, वो सब चल रहा है। संभल में बावड़ी का दूसरा लिख गया सामने। हम उनकी राय जानने के लिए, भाई हम जान सकते हैं ना उनकी राय क्या है। उनके लिए कार्यकर्ता वोट मांगने के लिए, तो इनके ठीक है देव जी, क्या समर्थन करते हैं आप इस चीज का? ठीक है रत्नेश जी, कुल मिलाकर के सर बात इतनी है कि जब वो संघ से सवाल करते हैं तो जवाब आपकी तरफ से आता है, वो आपसे सवाल पूछते हैं तो आपकी तरफ से आता ही है, वो जब चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं तब भी जवाब आप देते हैं। सबके ठेकेदार आप हो गए। उज्जवल जी, सबसे बड़ी बात, अगर हमारा किसी भी मामले में उल्लेख किया जाएगा, हमको पार्टी बनाया जाएगा और हमको किसी मामले में घसीटा जाएगा, तो हमारी तरफ से जवाब जाना और जवाब देना, ये हमारा नैतिक दायित्व भी है और हमारा अधिकार भाई। तो दूसरी बात, मैंने नोटिफिकेशन की बात की थी, देवमोहन जी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं दिखा पाए क्योंकि इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन आया ही नहीं। तीसरी बात, मैंने संजय सिंह पे सवाल किया था, उस पर भी कोई आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दे पाए, कोई एविडेंस नहीं दे पाए आपकी डिबेट में, जिससे पता चलता हो कि वो 2 जगहों पर वोटर नहीं है। चौथी बात, देश और प्रदेश की जनता ने यह भी देखा है कि अरविंद केजरीवाल केवल झूठ, फरेब और क्या कहते हैं, नौटंकीबाजी की राजनीति करते रहे हैं। कभी कहते थे अजी मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, कम से कम अपने बच्चों की। ठीक है, फिर आप उसी बात पे आ गए। बच्चों की कसम खाना बंद कर दिया। ये जनता तय करेगी चुनाव में, तो बिल्कुल जनता तय करती है। उज्जवल जी 10 सेकंड, जनता बिल्कुल तय करती है और इसीलिए जनता में लोकसभा चुनाव में इनके गठबंधन को धोबी पठान पटने के स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, यूपी में आपको भी झटका दिया है, आपको भी तगड़ा झटका दिया है, ध्यान रखिएगा आप भी थोड़ा। फिर भी हमारा प्रधानमंत्री है उज्जवल जी, प्रधानमंत्री हमारे, उसके लिए बधाई भी, शुभकामनाएं भी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखना होगा कि इस नए साल में एंट्री के साथ ही जो चिट्ठी के बम फूटे हैं, उस चिट्ठी के बम में जो विधानसभा चुनाव है उसमें किसको कितना फायदा होगा और किसको कितना नुकसान होगा, ये आने वाले वक्त पर जनता तय करेगी। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। धन्यवाद।